आप मुझे पहचानते ही होंगे, लेकिन मैं अपना परिचय बताता हूँ कि जैसे कहा कि हमारे ये प्रदेश के प्रवक्ता है अतुल लोंढे जी। तो मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मेरे गांव का पॉपुलेशन 700 जनसंख्या का गांव है मेरा, और मैं गांव में ही रहता हूँ। और 4 बार एमएलए बना, एक बार सांसद बना, अभी स्पीकर था मैं, ये सरकार का पहला मैं स्पीकर बना था। फिर अभी मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो यही मेरा परिचय संक्षिप्त में आपके पास देता हूँ। बोलिए। आपका परिचय तो उससे ज़्यादा है कि 2017 में आप सांसद का राजीनामा देके आप कांग्रेस में आ गए थे, तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी जी के खिलाफ बात करनी। आप उसको देखो कि मैं इसलिए कहा कि मेरा परिचय देते समय कि एक छोटे से गांव में से हूँ। मेरे घर पे कोई ग्राम पंचायत का भी मेंबर नहीं बना आज तक। फार्मर हम लोग, खेती का काम हमारा है, और एकदम प्योर किसान करके हम जीते हैं। लेकिन कॉलेज में पढ़ते समय में दिलो दिमाग में था कि कुछ डैशिंगली किया जाए, और फौज में जाने का मौका मिला तो पिताजी ने विरोध किया, तो फौज की जगह में पॉलिटिक्स में आ गया। और पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स जो हम लोग सोचते हैं, अब नई जनरेशन सोचती है कि पॉलिटिक्स ये भ्रष्टाचार का एक व्यवस्था है, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन मैं नई जनरेशन को भी कहूँगा कि अच्छे लोग ने पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से भविष्य देश का बनेगा, राज्यों का बनता है। और अच्छी क्वालिटी अगर आती है तो हमारे लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि हम सब अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 2017 में हमने सांसद रहते हुए मोदी सरकार के, फिर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ये व्यवस्था जो उन लोगों ने शुरुआत की थी, और उनकी सोच ही जो थी कि देश को फाइनेंशियल कमज़ोर करना, देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को और संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करना, ये मैंने देखा। और तब 2017 में ऐसी स्थिति थी कि मोदी जी के बारे में कोई एक शब्द ही नहीं बोलते थे। मीडिया तो बोलने का कोई कारण नहीं था, आजकल मीडिया लिखता है थोड़ा बहुत लेकिन उस समय तो कोई मीडिया भी नहीं लिखता था। सोशल मीडिया में तो कोई, आज भी सोशल मीडिया पे उनकी ये है, लेकिन आज कुछ सोशल मीडिया में डालते हैं लोग, उस समय तो कोई नहीं। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी का परिणाम क्या होगा देश पे, उसके बारे में हमने जब उनको सवाल उनके सामने हमने किया, जब सांसदों की मीटिंग हुई थी, तो सांसद के मीटिंग में ही उनको हमने आमने सामने, वो वहाँ बैठे थे, कैमरा था वहाँ और मैं यहाँ था, और इतने ही डिस्टेंस से उनसे हमने पूछा था। तो जीएसटी में, क्योंकि एक हम लोग फाइनेंशियल, जो हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फाइनेंशियल स्टेटस था, उसको हम चेंज कर रहे थे और एक नया फाइनेंशियल धोरण अपने देश में ला रहे थे। तो उसके लॉन्ग टाइम क्या इफेक्ट हो गए, और इसमें हिस्सेदारी आखिरी के इंसान को कितनी मिलेगी, यही सवाल हमने किया उनको। कि जीएसटी तो सबसे आप लोगे, क्योंकि गांव भीख मांगने वाला भी आदमी अगर दुकान से सामान खरीदेगा तो उसको जीएसटी पेड करना ही पड़ेगा। यानी हर इंसान को तुमने टैक्स पेयर बनाया, तो उसमें किसान हो, गरीब आदमी हो, मीडियम क्लास के लोग हो, कि उनके बच्चों का एजुकेशन हो, किसान का हिस्सेदारी कितनी रहेंगी, ये हमने सवाल उनको किया। तो मोदी जी को सवाल सुनना अच्छी नहीं लगता, इसलिए वो प्रेस के सामने भी नहीं आते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री के वो प्रेस के सामने कभी आया ही नहीं, उनको सवाल पूछने का मौका आप लोगों को कभी दिया ही नहीं। आपके मन में तमन्ना होगी लेकिन कभी पूरी नहीं होगी। तो हाँ, मैंने 2017 में उनको सवाल किया, और वो चिढ़ गए और उनका गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। और हमने कहा कि, बोला कि नहीं, ये सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, बैठो। मैंने कहा नहीं, अभी तो पहली बार 3 साल के बाद प्रश्न पूछने का मौका मिला है आपसे, हम पूछेंगे। तो मूल सब्जेक्ट है कि जो लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधियों को हम सवाल नहीं पूछ सकते और ना हिसाब पूछ सकते, तो ये हमारे लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। और इसलिए हमने तुरंत रिज़ाइन किया, और
बाई इलेक्शन में हमारा जो कैंडिडेट था अलायंस का, उसी को हमने जिताया। तो भंडारा गोंदिया जिला के जनता ने हमारे रिज़ाइन को एक्सेप्ट किया और हमने जो किया वो अच्छा किया, वो बात को लोगों ने मान नहीं किया। जहाँ नाना वहाँ जाना वाज द स्लोगन। तो ये उस मोदी जी के 2017 के समय की घटना थी। सर अभी आपका यहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शंस आने वाले हैं। कांग्रेस ने पहले एक स्टैंड रखा था कि हम अकेले लड़ेंगे, अभी क्या है, उसमें कोई परिवर्तन है? देखो, ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिकली जो स्ट्रैटेजी होती है, चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है, जिसको हमने पहले ही कहा और हमारी शुरुआत भी हो गई। हमने जितने अभी बाई इलेक्शन, हमारे जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस खुद के बलबूते चुनाव लड़ी और अच्छे रिजल्ट भी पाए। तो अभी बड़े लार्जेस्ट साइज में अभी इलेक्शन है, नगर पालिका है, जिला परिषदा है और महानगर पालिका है। उसमें जो भी है वहाँ पे वहाँ की स्थिति देखकर या पास कई जगह में तो हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ नहीं, फिर भी सर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि आपने उस पहले तो क्लियरली बोला हुआ है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी मुंबई के लिए फिर क्या प्लान है? शिवसेना एनसीपी के साथ जाएंगे? मैं थोड़ा इनके सवाल में ऐड करता हूँ सर। बीच में जब आपकी सीएम सर के साथ बात हुई थी, जो आपने कहा था कि आपकी जब बात हुई थी तो आपने सीएम सर को कहा था कि कांग्रेस के वोट सेना को ट्रांसफर नहीं होते, सेना के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होते, तो इट इज़ बेटर टू गो अकेला लड़ना आसान है। अभी जब ये 5 राज्यों की इलेक्शंस के नतीजे सामने आए हैं, तो उसको देख के अभी मतलब एमवीए बोल के साथ में लड़ना है, या फिर कांग्रेस के सेना को वोट्स ट्रांसफर होने या सेना के कांग्रेस को मिलने में दिक्कत आएगी, वो एक बड़ा इसमें। देखो, कांग्रेस की वोट बैंक और शिवसेना के वोट बैंक में डिफरेंस है, और जब सामूहिक चुनाव लड़ा जाता है तो उसके नुकसान पाए जाते हैं। और जो ही मुख्यमंत्री जी का भी वही कहना है। और यहाँ पर एक विपरीत परिस्थिति में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। विपरीत परिस्थिति इसलिए कहा कि लोकतंत्र में अंधेरों में सरकार नहीं बनती, उजाले में बनती है। तो यही अंधेरे में रहता तो अभी तुम्हारा सर फूट जाता। तो लोकतंत्र में अंधेरे में सरकार बनने का एक हो, इसलिए विपरीत परिस्थिति बताया। तो उसके बाद में सब चारों दल जो आज है, जो महाराष्ट्र में चारों दलों के सामने एक प्रश्न आया था। एक तो चुनाव के सामने जाना पड़ता था, जनरल चुनाव के सामने जाना पड़ता था, या सरकार बनाना। तो हमने तो सरकार की पहल नहीं की थी, हमारे तरफ से कोई पहल नहीं हुई। शरद पवार जी और उद्धव जी ठाकरे साहब ने हमारे नेता सोनिया जी से सरकार बनाने की पहल रखी। तो पहले तो शिवसेना से अलायंस करना, क्योंकि सेकुलरिज्म और ये सब चीज़ों का जो हम लोगों ने प्रिंसिपल लेके चले हैं, तो उसके आधार पर सरकार बनाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन राज्य की स्थिति को देखते हुए और खरीद फरोख्ती पे बीजेपी का ज़्यादा विश्वास है। कर्नाटक की सरकार हमारी गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, वो भी हमें याद है। तो इसलिए सोनिया जी ने डिसीजन किया कि ठीक है, हम सरकार में शामिल होंगे, लेकिन सीएम बनाए या डीसीएम आपको बनाना है आपका बनाइए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। चाहते तो हम लोग सीएम बना सकते थे, लेकिन वो निगोशिएशन सत्ता के लिए करने की भूमिका कांग्रेस ने कभी नहीं की। लोकतंत्र बचा रहे और लोगों का फ़ायदा हो, ये सोच कांग्रेस की और हमारे नेता सोनिया जी की रही। और वो सरकार बनाते समय सोनिया जी ने स्पष्ट किया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पहले पहली बार आपने राजनीति के अगर पिछले भी पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको सरकारें लोकतंत्र में जब भी कोई भी लोकप्रिय घोषणा करती है तो सरकार का आखिरी का साल होता है तब घोषणाएं होती है, पहले कोई घोषणा नहीं होती है। सोनिया जी ने उस समय कहा कि भाई
किसान की कर्ज माफ़ी, क्योंकि किसान तकलीफ में आया हुआ है पूरे देश का, लेकिन अब महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति बनती है तो किसान की कर्जा माफ़ी पहले ही सेशन में आपने करना है और 1 साल में पूरी करना है। और देश की में जितनी भी सरकारें हो, केंद्र की सरकार ने तो 2014 में कहा था कि हमारी पहली सही जो होगी तो किसान के कर्जा माफ़ी भी होगी। ऐसे अभी के प्रधानमंत्री जी, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। सरकार बनने के बाद बोला नहीं, वो तो जुमला था, यहाँ तो घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन सोनिया जी गांधी ने ये बताया था कि कर्जा माफ़ी होना ही चाहिए और उद्धव ठाकरे जी ने किया और 1 साल में कर्जा माफ़ी हुई। 50,000 जो बोनस, ये जो रेगुलर किसान जो कर्जा भरते हैं उनको प्रोत्साहन में देना था, तो वो अभी ये बजट में डिक्लेयर किया, क्योंकि कोरोना के समय में पैसे का प्रभाव ये हुआ और उससे पैसे नहीं दे सके थे। तो ये सरकार का और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अब शुरुआत हुई है। बजट में भी आपने देखा होगा कि सभी लेवल पे सभी स्तर के समान विकास का कार्यक्रम लेके सरकार काम कर रही है और ये बजट में आपको वो पिक्चर देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन का सरकार बनने के बाद हमें हिस्सा कितना मिलता है, हमें कुर्सी कौन सी मिलती है, उसके बारे में चिंता ना करते हुए सोनिया जी ने मौका दिया इन लोगों को और महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो ये मैंने विपरीत परिस्थिति इसलिए कहा कि जो अंधेरे की सरकार का अंधेरा जो था उसको उजाले में लाने की कोशिश सोनिया गांधी ने की और ये महाराष्ट्र में सरकार मिली। तो ये अलायंस जो है ये कंटिन्यू रखना कि नहीं रखना हाईकमांड डिसीजन लेंगे भविष्य में। ये सवाल को आपको थोड़ा वापस लाता हूँ मैं कि ये म्युनिसिपल इलेक्शन जो बीएमसी होगी या 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, 25 जिला परिषद हो गई, तो उसमें जो आपने बोला कि सीएम सर भी उस व्यू के है कि वो सेना के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होते, आपका भी व्यू है कि कांग्रेस के वोट सेना को ट्रांसफर नहीं, तो इसमें अकेला जाना है मतलब, या फिर सेना एनसीपी कई जगह अलायंस करेगी, या आप कांग्रेस और शिवसेना अलायंस करेंगे, या कई जगह कांग्रेस एनसीपी, ऐसा कुछ अलायंस का फॉर्मूला आपने कुछ ऐसा मतलब मन में रखा है, या मतलब दैट इज समथिंग आप चाहते हो कि ऐसा कुछ उसमें ये करना है, ऐसा कुछ आपने सोचा है कि अकेले ही या छोटा मोटा अलायंस करके? नहीं, छोटा मोटा अलायंस का बात नहीं है ना। हमने जो अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें इंडिपेंडेंट नहीं लड़े, जो हमने शुरुआत में कहा था वही किया। तो इसलिए अब अभी भी हम आगे इंडिपेंडेंट नहीं लड़ रहे, तो उसमें कोई दिक्कत का इशू नहीं है। तो ये पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला परिषद में नहीं, उसका जो परिणाम जो आया चुनाव का, विदर्भ में 30 नगर पंचायत थी, 30 में से 23 जो है 17 कांग्रेस ने जीती और 6 शिवसेना और राष्ट्रवादी ने जीती। तो वहाँ पर बीजेपी जो है जो 24 में थी वहाँ पर वो 7 पर आ गई। जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, जिला पंचायत में भाव के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो जिला पंचायत जो है वो बीजेपी के पास थी, नागपुर जिला पंचायत जहाँ गडकरी जी है, वो हमने पूरे बहुमत से जीती, 35 है हमारे, और पूरी पंचायत समितियाँ जीती हमने और नगर पंचायत। तो आप इन शॉर्ट ये मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर अकेले लड़ते हो तो कांग्रेस का बेस ज़्यादा बढ़ सकता है, या कांग्रेस की विक्ट्री या कांग्रेस का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है? देखो, जैसे आप यूपी के बारे में पूछते थे, तुम्हारा लोकल बेस ही नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं ना। ये कार्यकर्ता का चुनाव है और कार्यकर्ता का चुनाव है तो कार्यकर्ता को मौका मिलना ही चाहिए चुनाव का। और इंडिपेंडेंट लड़ने में कांग्रेस का महाराष्ट्र में वोट बैंक अच्छा है और उसका फायदा भी कांग्रेस को होता है। तो इसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे? 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ उसका हमारा महाराष्ट्र में कोई इम्पैक्ट नहीं। तो एक स्पेसिफिक 2 सवाल सर, बीएमसी के बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली डिसाइड हुआ है कांग्रेस अकेली लड़ेगी? कांग्रेस अकेले लड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल, जब अभी बात कर रहे थे तो बातों बातों में आपने एमवीए गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन था उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो विपरीत परिस्थिति के दौरान आप साथ में आए और आपने ऐसा वाक्य बोला कि उस वक्त चाहे तो कांग्रेस का सीएम बन सकता था, लेकिन आपने बोला कि उस निगोशिएशन में आप गए। तो मुझे ये जानना है सर कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात चल रही थी तो वो अंधेरे की सरकार के बाद ही आपने सपोर्ट दिया एमवीए को, तब तक तो निगोशिएशन बस चलती रही थी? ना ना ना, हमारा ये सरकार में बीजेपी को 105 और शिवसेना को जो वोट बैंक मिला था 58, तो क्लियर मेजॉरिटी उनका था, तो सरकार बनाने का तो कोई हम सोचने का कारण ही नहीं था। हमारा कोई सरकार का इशू भी नहीं था। लेकिन
इनके जो नेचुरल अलायंस था वो बिगड़ गया और वहाँ से सब प्रॉब्लम हो गया, तो अंधेरे में सरकार बनी। अब उसमें तो कांग्रेस का तो कोई सहभाग था ही नहीं। अब जब कांग्रेस का कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था तो हमारा कोई निगोशिएशन का इशू नहीं। जब ये लोग धाराशायी हो गए, धाराशायी शब्द यूज़ करते ना अपन लोग, खून से लथपथ हुए, तब इलाज के हमारे पास आए। तो इलाज की में हमने ये नहीं कहा कि तुम ये भाई हमारे को ये दो तब ये हम करेंगे। हमने निगोशिएशन नहीं, हम निगोशिएशन में नहीं पड़े। हमारी नेता सोनिया जी ने निगोशिएशन न करते हुए कहा कि ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमारा राज्य की जनता को न्याय जस्टिस मिले, ये सोच हमने हमारी नेता ने रखी। निगोशिएशन कुर्सी की होती है, हमारी नेता ने निगोशिएशन कुर्सी का नहीं किया, तो निगोशिएशन का सब्जेक्ट ही खत्म। वास्तविकता तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव के पहले उन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया था, उसमें ये सेट कि कोई भी एट एनी कॉस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ अलायंस विद एनसीपी एंड ही वेंट ऑन टू सर अभी इसी को लेके तुम्ही काल परवा म्हणाला, यू सेड की 2024 द सीएम विल बी फ्रॉम काँग्रेस, सो ऑन व्हाट इज द कांग्रेस प्रिपरेशन फॉर इट? मैं महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में जा रहा हूँ, गाँव में जाता हूँ, शहरों में जा रहा हूँ, तो जो जनता के मन में करंट है कांग्रेस के प्रति है। और महाराष्ट्र में बेसिक कांग्रेस विचारधारा के लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए सहजता से महाराष्ट्र में 2024 में बड़ी जो मेजॉरिटी रहेगी वो कांग्रेस की रहेगी और इसलिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। एंड हाउ आपके जो एमबीए के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया स्टेटमेंट के ऊपर? उनको क्या है, सबको अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है तो वो अपने लेवल पे वो करें ना, उसमें उनको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर और एक सवाल है कि रश्मि शुक्ला ने जो आपका फोन टैपिंग किया, तो व्हाई वाज द फोन टैप, फॉर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द? देखो उस समय में फडणवीस की सरकार थी और फडणवीस की सरकार में उन्हीं के दलों के, उन्हीं के पार्टी के लोगों को फ़ोन टैपिंग करना बड़े पैमाने में हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, राज्य के होम मिनिस्टर भी वही थे। अब वो होम मिनिस्टर होने की वजह से और मुख्यमंत्री होने की वजह से सभी पुलिस दल उनके कब्जे में था। आखिरी एक आईपीएस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भी, उसको अगर किसी का फ़ोन टैप करना हो, आपका भी फ़ोन टैप करना हो, तो हमारे पत्रकारों के भी फ़ोन टैप हुए उसमें, आईएएस अधिकारी के भी, आईपीएस अधिकारी के भी और राजनीति लोगों का भी फ़ोन टैप हुए उस समय में। तो ये जो दुराग्रह की मानसिकता महाराष्ट्र में और ब्लैकमेलिंग की महाराष्ट्र में राजनीति जो शुरू की है वो बीजेपी के समय में शुरू हुई है, ये इसमें क्लियर है। अब रश्मि शुक्ला ने ये फ़ोन टैपिंग किया तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, पहले डीजी के पास जाती है उसकी फाइल की, भाई ये लोगों का हमको फ़ोन टैप करना है। फिर वो गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट भी उसको मान्यता देता, तब उसको नहीं तो एसीएस का साइन लगता है। हाँ, एसीएस का साइन लगता है, यानी गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। नहीं तो जो कानून हमने बनाया कि किसी का फ़ोन टैपिंग करने और ये ऐसा क्या बोलेंगे गैर कानून किसी का फ़ोन टैपिंग करना, ये उसी को जो कौन फ़ोन टैपिंग करेगा तो उसके ऊपर वो गुनहगार डिसाइड होता है। तो सरकार ने उसको मान्यता दी। अब कितने दिन करना उसका भी एक लिमिट है, यानी वो कितने भी साल नहीं कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन। अब मेरा नाम अमजद खान रखा गया, अब मैं अमजद खान बोल रहा हूँ तो मेरा फ़ोन ठीक है, मैं अमजद खान हो सकता था। मैं नाना पटोले बोल रहा हूँ ऐसा बोलता तो मेरा फ़ोन तो नाना पटोले के नाम से था ना, उसको दोबारा कैसे मान्यता दी? उसको 70 दिन मेरा मोबाइल टैप हुआ। तो जब रिव्यू होता है तो रिव्यू में भी गवर्नमेंट ने उसको मान्यता कैसे दी? तो ये जो बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी गुजरात पैटर्न जो है, गुजरात पैटर्न वो ब्लैकमेलिंग का पैटर्न रहा है जो दिल्ली में बैठा है अभी, और वही पैटर्न
2014 में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के माध्यम से लाया गया। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें चलती नहीं और कर लिया उस समय में खेल, फडणवीस सरकार में हो गया, लेकिन उसके परिणाम उनको भुगतने पड़े। और मुझे लगता है कि रश्मि शुक्ला तो गुनहगार तो है ही, लेकिन उसके पीछे कौन कौन है, कौन थे इसकी साजिश बनाने वाले, वो भी आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होगा। सर आपका नाम था, एकनाथ जी का नाम था, और किसका है? बच्चू कडू है, एक आशीष देशमुख है, बहुत सारे लोग हैं, अभी 3-4 संजय काकड़े हैं, कुछ पत्रकार भी है, कुछ IAS IPS अधिकारी भी हैं, उनके नाम अभी फोकस नहीं किया उन लोगों ने। बट ओवरऑल कुछ लिस्ट है कितने लोगों के नाम है उसमें? कम से कम 50 लोगों के ऊपर उन लोगों ने ये टैप किया है। और वो सबको ड्रग हाँ, माफिया, और सबका नाम मुस्लिम कर दिया। ये करके अब हिंदू की सरकार मुसलमान कैसे करती, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। सर, आपने कहा कि BMC इलेक्शन आप लोग इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, आप कौन से इश्यूज को फोकस करेंगे? क्योंकि अगर आप BMC में इलेक्शन अगेंस्ट लड़ रहे हैं या अलग अलग लड़ रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि BMC में भ्रष्टाचार है या कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप हमको चुनिए। आप यस यस यस, प्रॉपर प्रश्न पूछा आपने। शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि पहले हमारी थी, एक लॉन्ग टाइम मुंबई की महानगर पालिका एक कांग्रेस के कब्जे में थी, फिर बीजेपी शिवसेना का अलायंस आया सामने, और बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के ही माध्यम से महानगर पालिका मुंबई बनते गई। अभी भी अलायंस टूटने के पहले भी वो उनके साथ अलायंस में थे। तो हमें पता है ना घाव कहाँ डालने का, तो हम डालेंगे ना बराबर। भ्रष्टाचार भी निकालेंगे, कि कहाँ से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वो पता है ना। तो हम हमारी रणनीति तो हमने बनाई है, तो अभी रणनीति कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो आप सेना के ऊपर भी हमने कहा ना कि हमारी रणनीति है, लेकिन मैं अलायंस बताया ना उनका। तो बीजेपी जिनके साथ सत्ता में रहती है, उस शहर का क्या होता है, उस राज्य का क्या होता है, हमें पता है, तो हम उस मुद्दे को सामने करेंगे ना। तो वो स्ट्रेटेजी का इशू है। लेकिन जो BMC में ज़्यादातर कॉर्पोरेटर है, जैसे 30 या 29 कॉर्पोरेटर कांग्रेस के हैं, तो उनका सबका ये है कि उनका जो आपने कहा कि ये वर्कर्स की इलेक्शन है, तो उनका ये है कि हम कैसे किसको अटैक करेंगे या क्या किसको बोलेंगे, उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी तो पॉलिसी उनको कैसे दी, उनको हमने कहा कि साथ में जाना उनको प्रभाग में काम करना है, और जहाँ जो अच्छा काम किया होगा, लोगों में अच्छा उसका होगा, तो उसी को टिकट मिलेगा। वो जो सिटिंग है तो उनको गिटिंग भी नहीं कर सकते ना। मूल सब्जेक्ट है कि वहाँ का भी रोस्टर बदल जाएगा, कुछ और चेंजेस आएंगे, तो उस समय करेंगे ना। अभी वो हमारे सदस्यों को भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है, क्योंकि उनका ओपिनियन ये है कि हम कैसे वो डिसाइड नहीं करेंगे, पार्टी डिसाइड करती है। सर कई बार आप ऐसा कंप्लेन करते हैं कि कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज जो है कांग्रेस मिनिस्टर्स की उसको ज़्यादा मात्रा में फंड्स नहीं मिलते हैं, तो डू यू थिंक दैट दे गेट स्टेप मदर ट्रीटमेंट दिस एनडीए गवर्नमेंट? होता है। अभी मोदी सरकार का भी आपने अगर पूछा तो कई मंत्री, गडकरी जी भी रोते रहते हैं कि भाई ये पीओ से मेरे पे अत्याचार होता है। यहाँ तो 3 पार्टी की सरकार है, और कोरोना जैसे महामारी के बाद फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम खड़े हुए, उसका परिणाम सरकार के फाइनेंशियल या डेवलपमेंट के ऊपर भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का बजट में जो कुछ हुआ है, लेकिन अगले बार उसमें बहुत सुधार ना आएंगे, और जो भी बैकलॉग है वो पूरा किया जाएगा। और ये सरकार का हमारा वही है कहना है कि सरकार को 5 साल तो चलाने में सिर्फ चलाना नहीं, राज्य के डेवलपमेंट के साथ ये सरकार 5 साल पूरी चलेंगी, ऐसा हमारी भूमिका है। बट हैव यू टोल्ड द सीएम की फंड्स जो दिए हैं इनसफिशिएंट हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को, कांग्रेस कंट्रोल्ड मिनिस्ट्रीज को? नहीं, देखो आज मैं तुम्हें बताया कि कोरोना के इस प्रॉब्लम में जो स्थितियाँ, फाइनेंशियल भी जो प्रॉब्लम हुए, वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सुधार आएगा। अभी कोरोना ख़त्म हुआ है, अभी चीन में शुरू हो गया है। वो चीन का मैं मजाक में ये बोलता हूँ कि अभी इनको बोल रहा था कि चीन में
कचरा ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए कोरोना से वहाँ पे 50 मरवा दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इंडिया में भेज दो, फिर चीन का कचरा यहाँ भेज दो। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है जुडिशियल लेवल पे क्या चल रहा है, आप कैसे देखते हैं कि गांधी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहिए ऊपर की नहीं? क्योंकि सर इसका एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अभी तो आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कपिल सिब्बल साहब ने हम लोगों को इंटरव्यू भी दिया, बोला कि हम सबकी कांग्रेस चाहते हैं, कुछ लोग घर की कांग्रेस चाहते हैं। देखो, मेरा तो एक सवाल एक सिंपल है, बीजेपी की सरकारें अभी देश में बनी है, कई राज्यों में बनी है, उनके मंत्री को आपस में पूछ लो, मैंने योगी जी को भी पूछ लो, खुद को वो मुख्यमंत्री है उस राज्य के, वो नहीं चलाते सरकार, संघ चलाता है, संघ के लोग आके बैठते हैं, वो ही चलाते, वो डिसीजन लेते, सब CBSI सिग्नेचर मार्क करने वाले लोग रहते हैं। कांग्रेस अगर 50 साल देश में सत्ता में रही और जिन जिन को मौका मिला, लंबे समय मिला, क्या तुम लोग, और उसमें कोई गांधी परिवार का आदमी जाके वहाँ नहीं बैठता था, कोई परिवारवाद नहीं हुआ, तुम्हें स्वायत्ता दी गई, तो क्या तुम अपने आप को देश में अपनी मंत्रालय के माध्यम से, आपको जो मौका मिला उसके माध्यम से देश में तुम लीडर बन सकते थे ना? क्यों नहीं बने? आपको रोका गया था गांधी परिवार की तरफ से। आखिरी इशू एकदम क्लियर है, आज प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में या राहुल जी पूरे देश में घूमकर कोई पैसे देकर लोगों को जमा करने का काम नहीं है। यूपी में जो सत्ता में बैठे हैं उनको लोगों को पैसे देके लाना पड़ा, लेकिन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में गई तो उनको लोग चाहते थे, उनकी सभा में आए, ठीक है, वोट में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ उसका हमारा ग्राउंड में हमारे संगठन का कमजोरी थी, उसमें हम लोग पीछे रहे, लेकिन हम उसको सुधार करेंगे। गांधी परिवार के बारे में आज भी देश के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक रिस्पेक्ट है और रहेगा और रहेगा ही, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो हमारा हार्ट है गांधी परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और हाँ, इस तरह से कोई बड़े नेता अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो उन्हें सजेशन देना चाहिए कि हम लोग ऐसा करेंगे, पार्टी ऐसे आगे जाएंगे। ऐसे अगर सार्वजनिक रूप में पार्टी लीडर के बारे में अगर वो कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं उस अपने आप को बड़ा समझने वाले नेता के बारे में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया मैंने नहीं देना चाहिए। देखिए सर, बहुत लोग बोल रहे हैं उसको। वो नहीं, कोई देखो, देखिए उस दिन पृथ्वीराज चौहान जी ने भी बोला। देखो मैंने कहा ना, पहली बात तो हम दूसरे तरफ उंगली करते तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। जो नेता आज बात करते हैं इस तरह की, उन्हें ये बात को समझना चाहिए, तुम्हें मौका मिला, तुमने क्या किया, उसका जवाब उन लोगों ने देना चाहिए। बस सवाल ख़त्म हो जाता, उनको आंसर मिल जाएगा। तुम्हें मौका मिला, जो लोग बोल रहे हैं, तुमने क्या किया पार्टी के लिए। लेकिन बाबू, इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर इन नेताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले अगर 2-4 साल का स्पैन देखते हैं, इसमें मध्य प्रदेश में हमने सरकार ऑलमोस्ट बन रही थी, उधर बना नहीं पाए, फिर कर्नाटका में उधर सरकार उन्होंने गिरा दी, फिर अभी हम पंजाब हार चुके हैं, एक के बाद एक डिफिट्स आ रहे हैं। उसके दूसरे साइड पे राहुल गांधी जी अभी भी फोरफ्रंट पे आके कांग्रेस का अध्यक्ष बन नहीं पा रहे, या फोरफ्रंट पे आके मैदान में नहीं उतरे, ऐसा लग रहा है। तो अभी इस माहौल में ये नेता का बोलने का एक साइड है और दूसरी साइड ये फोरफ्रंट पे कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन को कैसे आगे लेके कांग्रेस को लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? पार्टी अंतर्गत चुनाव अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कार्य समिति में उसका डिक्लेरेशन हुआ है, हमारी अभी मेंबरशिप बनाना चालू हो गया है। 31 मार्च ये लास्ट डेट है और 31 मार्च के बाद मेंबरशिप होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसमें हमारा चुन के, क्योंकि जो भी हमारा संविधानिक जो पार्टी लेवल की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करके राहुल जी बनेंगे ना अध्यक्ष। लेकिन अभी अगर बनेंगे और चुनाव के सामने जाना है तो उसके पहले चुनाव आएगा, चुनाव के बाद बनेंगे अध्यक्ष। लेकिन पार्टी अंतर्गत मामला जो होता है उसको अगर सार्वजनिक रूप में कोई अपने परिवार की बदनामी करते हैं, उनके बारे में अब सोचने का समय आ गया है। मेरा ये कहना है कि उनको भी पता है, वो भी कार्य समिति के मेंबर्स हैं, उनको भी सब पता है कि ये सब प्रक्रिया शुरू है। तो ये प्रक्रिया शुरू होने के समय में इस तरह की बात करना है गलत है।
तो यही हमारी भूमिका है। तो अभी 31 मार्च लास्ट डेट है सदस्य होने की। तो मध्य प्रदेश में सरकार बनी हुई थी, सरकार हाँ, गिराई सर, गई। गिरा Does anybody have? Yeah. मैं हेल्थ कवर करती हूँ यहाँ पे कि कोविड के टाइम पे द ऑपरेशन वर वेरी क्रिटिकल। आपको पता ही होगा ये केरल में देवर डेड बॉडीज जहाँ पे सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, ट्वीट किया गया था। एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज वेरी लाइक क्रिटिसाइज कि इतने सारे केसेस है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देयर रिएक्शन की ऑपोजिशन ने कैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया एट द टाइम ऑफ कोविड? Like what could have been done in a better way as in an opposition? देखो महाराष्ट्र में जो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का उगम यानी शुरुआत, क्योंकि आरएसएस हमारे यहाँ ही है ना महाराष्ट्र में, यहाँ से नागपुर में यहीं से शुरू होती है। जो महाराष्ट्र के लीडरशिप है वो बीजेपी की वो वहीं से है, उनमें ट्रेनिंग पास हुए लोग हैं वो। सर आप भी वहीं से? नहीं, मैं उनकी ट्रेनिंग में नहीं था, NSY में थे। मैं एनएसआई हो कांग्रेस वाला हूँ। तो 31 दिसंबर 2019 को WHO ने हमें बताया कि आपकी सीमाएं सील करो। 31 दिसंबर 2019 का अभी भी WHO के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको अभी भी वो डेट मिलेगा। हमारा एक सवाल है, मैं अब तूने अच्छा सवाल किया, मैं उस पे भी आता हूँ। 31 दिसंबर 2019, 14-15 नवंबर 2019 को चाइना के राष्ट्रपति और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाबलीपुरम में दोनों साथ आए थे। वो भी आप जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, मैं डेट आपके साथ बता रहा हूँ। 14-15 नवंबर को 2019 को ये साथ में आए, और 19 नवंबर से चाइना में अपना कोरोना शुरू हुआ, नहीं कोरोना शुरू वहाँ से हुआ, क्या हुआ, वुहान में 19 नवंबर में वुहान में कोरोना का पहला पेशेंट मिला। 19 नवंबर 2019 को पहला मिला। क्या ये दोनों क्या मुर्गी खाने आए थे कि सैर करने आए थे? वहाँ पर दो देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलते हैं तो लोकतंत्र में क्या करना चाहिए कि भाई ये राष्ट्रपति इसलिए आए थे, हम लोग ये करार किया, ये हुआ वो हुआ, ये बताना नहीं चाहिए। तब पार्लियामेंट भी शुरू था। नरेंद्र मोदी जी ने कोई वक्तव्य उस समय का, मैं इसलिए डेट में आपने पूछा इसलिए मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि आप पूरे देश में आपका मैसेज जाता करके मैं डेट के साथ बता रहा हूँ। क्यों नहीं बताया? हम लोकतंत्र में है ना कि भाई ये आए थे चीन के महामहिम और हमने ये करार किया। 2 दिन साथ में थे, नाव में भी घूम रहे थे। मैं महाबलीपुरम का बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं बताया, पूरे देश में आया। फिर 31 दिसंबर 2019 को WHO ने कहा कि भारत ने सीमाएं सील करें। फिर फरवरी में ट्रम्प को आपने बुलाया, नमस्ते ट्रम्प किया। मार्च में आपने ये अपना नहीं तबलीगी समाज का सेशन करवाया और पूरा दुनिया का। तो जब उसको बंद तुमने पूरे देश को लॉकडाउन में लाना था तो तुमने उस समय में इनको तबलीगी दुनिया भर के आए थे, उनको उनके देशों में और जो वहाँ पे जमा हुए थे देश के, तो उनको अपने अपने गांव में क्यों नहीं भेजा? हम लोग बच्चे थे ना उस समय में, स्टैचू खेल था। अब तुम्हारे उम्र में नहीं है स्टैचू खेल, हमारे ज़माने में बहुत था। तो वैसा ये देश को स्टैचू कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोरोना का फेलियर, जो ताली बजाने का और दिए जलाने का फेलियर जो था, वो छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को आरोपी बनाने का काम बीजेपी का, जो आरएसएस माइंड वाला खेल था बीजेपी का, वो खेलते गए। इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, WHO ने खुद तारीफ की कि जो कोरोना का काम महाराष्ट्र में हुआ वो देश के कोई राज्य में नहीं हुआ।
और वो बीजेपी एलिगेशन करके उनको क्या है, उनको तो जो उन लोगों ने कोरोना में जो हालत जनता की, लोगों को मरवाया, इस बीमारी से बचाने की जगह उनको मरवाया, ऑक्सीजन नहीं मिलने दिया, सिंपल वो इंजेक्शन रेमडेसिविर जो गुजरात का व्यापारी लेके यहाँ पे काला बाजार कर रहा था, उसको छुड़ाने के लिए रात के 12-1 बजे अपोजिशन लीडर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके बैठे। तो वो उनका खुद का फेलियर छुपाने के लिए उन लोगों ने, अब वो कैसे है कि अब गोदी मीडिया बोलते हैं आजकल, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका पेपर नहीं है एक जोड़ देता हूँ मैं। सर अभी आप यहाँ बैठे हैं तो नहीं, मैंने आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर नहीं है, मैं इसलिए पहले क्लियर किया ना। इसमें गोदी एक जोड़ना है कि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 2020 24 मार्च, 22 मार्च उन्होंने सरकार गिराई मध्य प्रदेश की। नहीं जान दो, उनका वो राजनीति खेल खेलने दो। लेकिन कोरोना के बाद आपने निकाली ना, मैंने वो आपको बताया है कि खेल तो उनने खेला, मौत का आरोप वो लगा रही है हमारे पे। तो इस तरह का खेल क्या राजनीति करना चाहिए, जिनको करना है, लेकिन जनता के साथ उनके मौत के साथ खेलकर अगर राजनीति होती है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। ये हमारी सोच है। I have one more question. ये वैक्सीनेशन के ऊपर भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर ने बोला था उस टाइम पे कि उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। जैसे कि गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे डोर टू डोर वैक्सीनेशन अलाउ किया था, और महाराष्ट्र बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड या फिर वास्ट स्टेट, वहाँ पे अलाउ नहीं हुए। तो आपको लगता है वैक्सीनेशन के ऊपर भी ये स्टेट पॉलिटिक्स खेला गया था? देखो, ये तो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे खेला गया, सिर्फ स्टेट का ही नहीं खेला। जब हमारे पास कोविशील्ड जैसे वैक्सीनेशन तैयार थी, हमारे देश में सिर्फ ये प्राइवेट प्लेयर नहीं थे, 2 आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में और पुणे में। खुद मनमोहन सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब तमिलनाडु में एक बड़ा उसका इंडस्ट्रीज खड़ी करके रखी है, जिससे हम लोग पूरे देश की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। इतना हमारे पास कैपेसिटी का वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। उन लोगों ने उनको नहीं चालू किया, प्राइवेट प्लेयर लाया, प्राइवेट प्लेयर ने बनाया। बनाने के बाद वो वैक्सीनेशन जब तैयार था और देश में शुरू करना था, तो पाकिस्तान को भेज दिया, दुनिया के 19 देशों में भेज दिया, और वो भी फ्री में भेजा। और हमारे देश में देने का था तो पैसे से देंगे, फिर उसके रेट डिसाइड कर दिया, अमीर आदमी को ये रेट रहेगा, ये रहेगा, उसका ऑक्शन किया। हम लोग जब भी कोई भी इस तरह की बीमारियां होती है, महामारियां होती है, उसमें सरकार का दायित्व बनता है कि पैसे से नहीं, पहले लोगों की जान बचाना, ये हमारा पहला दायित्व होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर ऑक्शन शुरू कर दिया। 5 स्टार होटल में तुमको रुकना है तो फिर वो तुम्हारी व्यवस्था है, वहाँ पर तुम्हें पूरा पैकेज दिया जाएगा। अब क्या किसकी ऐड कर रहे हो आप? जान से बड़ी अगर वो वैक्सीन से तुम्हारे को, अगर WHO ने दिया कि भाई कोविशील्ड का चलेगा और दूसरा जो वैक्सीन का चलेगा, दोनों को उसने एडमिट कर लिया, और तो धड़ाधड़ देश की जनता को अगर वैक्सीनेशन लगाते तो देश के कई लोगों की जानें बचा सकते थे। कई लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उनके पैसे गए तो वो बचा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ना। तो मूल सब्जेक्ट है कि वो अगर पाकिस्तान को तुम अगर वैक्सीनेशन फ्री में भेज सकते हो तो तुम्हारी सोच कितनी गलत और गंदी है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। लास्ट मंथ में पीएम सर ने संसद में ये क्लेम किया कि कांग्रेस और आप दोनों ने जो माइग्रेंट क्राइसिस था उसको इंस्टिगेट किया, स्पेशली महाराष्ट्र का रेफरेंस देकर बोला था कि महाराष्ट्र में उन्होंने फूड पैकेट वगैरह देके लोगों को बाहर भेजा, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। ये कहीं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे स्वर्गीय, सब कोरोना भी उन्हें लाया है, देश में महंगाई भी उन्हें लाया है, सब वही कर रहे हैं अभी भी। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, बहुत देश का अच्छा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह का स्पीच करते हो, हमारे देश की एक परंपरा पार्लियामेंट की रही है, मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री से हमारी एक अलग उम्मीद होती है, वो किसी पार्टी के और दल के नहीं होते।
इस तरह का स्पीच अगर प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए वो नरेंद्र मोदी करके कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रचारक है संघ के, बाहर कर सकते हो। लेकिन पार्लियामेंट का स्पीच अगर देश का प्रधानमंत्री, वही राहुल गांधी जी की और उनकी तुलना लोगों ने की ना बाद में, कि राहुल जी ने जो स्पीच किया वो देश के लिए किया। कोरोना के बाद भी उन्हें एलिगेशन नहीं लगाया कि तुमने ट्रम्प को लाया ना, ये किया, वो नहीं बोला उन्होंने कि हमको कैसा खड़ा होना है, हमारे देश को कैसा खड़ा करना है। और प्रधानमंत्री जी भाषण करते पार्लियामेंट में, वो एक बीजेपी के प्रचारक जैसे। नेहरू जी ने सब गलती करके रखा है, उसके वजह से सब हो रहा है। तो तुमको अब हो गया ना, 2 टर्म मिल गई ना, कांग्रेस ने सब गलत किया था, तुम्हें मिला ना मौका, अब अच्छा करो ना। तुमने अभी तक 24 PUCs बेच दिए, 8 साल में 24 PUCs बेच दिए। अब पब्लिक अंडरटेकिंग अगर तुम बेचनी शुरू करे, हमने उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत राजा महाराजा लोग हैं, तो अब वो पूरी प्रॉपर्टी बेच के, तो ये ऐसे होता है कि महल भी बनाने के लिए वो दीवारें गिरती है, दीवारें बना नहीं सकते, ऐसी कई राजा महाराजों की हालत पड़ी है। तो देश बेच के तुम देश चलाओगे। हर बजट में 3 बजट हुए होंगे, 3 बजट में उन्हें हम ये बेचकर ये देश को स्थिति बनाएंगे। ऐसा कभी देश चल सकता है? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं, तुम बेचते जाना। सर यहाँ आने से पहले यू आर स्पीकर एंड दैट पोस्ट ऑफ स्पीकर इज स्टिल वेकेंट, सो आर यू होपफुल दैट दिस विल बी फिल्ड इन दिस सेशन इटसेल्फ? यस। इसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में 4-5 बार मिनिस्टर्स के डेलीगेशन जाके राज्यपाल महोदय को मिल चुके हैं। कैबिनेट ने भी रिकमेंड किया था कि 9 मार्च को हमको इलेक्शन होल्ड करना है, लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय ने उसको लेके ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। तो ये इलेक्शन ये सेशन में होगा या उसकी अनसर्टेनिटी ऐसे ही रहेगी? अभी हमारी सभी नेताओं की मीटिंग हुई, हमने डिसाइड किया है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में गई है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होता है वो भी देखते हैं। हाई कोर्ट ने उनको क्या झटका लगाया वो उनको पता नहीं, तो भी वो सुधारने के लिए वहाँ चले गए। यही सेशन में, बजट सेशन में ही स्पीकर का चुनाव होगा, उसकी तैयारी हमारी हो गई है। लेकिन सर लीगल इश्यूज बहुत आते हैं उसमें, क्योंकि लास्ट टाइम जब विंटर सेशन में भी हमने तैयारी बहुत कर रखी थी, 2 दिन का वो टाइम था, लेकिन वो लीगल इश्यूज और फियर ऑफ प्रेसिडेंट रूल आएगा वो सोच समझ के हमने उस वक्त सोचा था कि बजट सेशन में करेंगे। अगर गवर्नर साहब उसको अप्रूवल नहीं देते हैं तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन जो हमारे सामने है, जिसको लेके हम जाना चाहते हैं? हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि स्पीकर जो होता है वो महत्वपूर्ण पोस्ट है, और राज्यपाल अगर इस तरह की राजनीति करते हैं तो गवर्नमेंट उसको सिर्फ ये करते कि हम ये तारीख को हम चुनाव लेना चाहते हैं और हम ये प्रक्रिया करेंगे, तो उसमें राज्यपाल हाँ बोले या ना बोले वो गवर्नमेंट को करने का अधिकार है। लेकिन इसमें ये फियर कहीं पे है नहीं, भीति है नहीं कि प्रेसिडेंट रूल के लिए जो लास्ट टाइम बहुत देखो, पैमाने पे प्रेसिडेंट लॉ जैसे मध्य प्रदेश की और कर्नाटक की सरकारें गिराई, जिनके पास संवैधानिक नीतिमत्ता नहीं है, लोकतंत्र को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी मानसिकता के लोग दिल्ली में बैठे हैं। महाराष्ट्र में 2019 में राष्ट्रपति राजवट लगाई इन लोगों ने चुनाव के बाद। क्या ऐसा कौन सा राज्य में क्या था कि राष्ट्रपति राजवट लगाने का कुछ तनाव तो कुछ हुए नहीं थे, कोई कत्लेआम भी नहीं हुआ था। किस कारण राष्ट्रपति राजवट लगाई? तो जिनको संवैधानिक व्यवस्था और कोई इथिक्स नहीं हो, ऐसी केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो कोई भी कारण दिखा कर वो राष्ट्रपति राजवट लगाने में उनको कोई तकलीफ है नहीं। तो इसमें हम लोग गलती नहीं करेंगे, इसलिए हम माननीय राज्यपाल मोदी जी से बार बार हम लोग मिलकर, हम खुद डेलीगेशन में जाते हैं, हम खुद मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी उनसे बात करते हैं। लेकिन राज्यपाल जी, राज्यपाल की जवाबदारी कम और भाजपाल की जवाबदारी ज़्यादा मना रहे हैं। सर ये सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर पूछना था। अभी 2 मिनिस्टर्स एनडीए के जेल में हैं, और अभी कॉन्स्टेंटली अभी कल प्रवीण चौहान साहब ने वहाँ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो रिज़ाइन किए। जळगाव के केस में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पुणे वाले हाँ, पुणे वाले वो रिज़ाइन किए। फिर अभी इतना सारा एजेंसीज का कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हाउ डू यू सी दिस?
और आपको देखो लगता ना- है कि बीजेपी के विक्ट्री के बाद ये और अग्रेसिव होंगे? देखो, देश में जो भी गलत करेगा उसको अपने देश का लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं करता। बीजेपी को लगता है कि हमें लोगों ने चुन के दिया है, मेजॉरिटी में हमारी गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो समय सबका होता है। इस तरह की रिवेंजफुल पॉलिटिक्स और सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करने का काम, मैंने कहा कि मैं अभी 5वीं-6वीं बार गए 30 साल से मैं ये राजनीति की इसमें हूँ। हमने ईडी का नाम तो नहीं, सीबीआई उबीआई कभी सुना है। ईडी का नाम तो अब गाँव के गैया चराने वाला आदमी को भी ईडी पता चल गई कि क्या है। तो इस तरह से ईडी हमारा एक ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र को भी उन लोगों ने उसको कॉमन बना दिया। किसी कोई भी बोले और किसी को भी ईडी लगाए। इतना पुअर पॉलिटिक्स देश में जो मोदी जी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है, ये कोई ज़्यादा दिन का नहीं, ठीक है, समय उनके साथ है, सर लेकिन ये टोटली रिवेंजफुल आप बोलेंगे? क्योंकि टोटल रिवेंजफुल। कांग्रेस के तो लोगों के खिलाफ ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। अब एनसीपी के लोगों के खिलाफ काफी है, कुछ शिवसेना के। देखो जैसे मेरी बात समझ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो सरकारें गिरी उसके पीछे भी वही राजनीति थी। और किसी को पावर का प्रलोभन, किसी को ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर सत्ता कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में इन लोगों ने कांग्रेस की, जो जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, उसको सरकारें गिराकर बीजेपी की सरकारें बनाई। अब ये रिवेंजफुल जो पॉलिटिक्स है इन लोगों ने शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि करें वो लोग, उनका उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। रहा कांग्रेस के लोगों के ऊपर महाराष्ट्र में, तो उनको लगता है कि कांग्रेस टूटने वाली नहीं है। कुछ लोग टूट सकते, क्या उनकी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें बहुत कोई उनको फ़ायदेमंद होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। ये रिवेंज से और उनके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। और ये महाराष्ट्र की सरकार वो गिराने की कोशिश करे तो भी गिरती नहीं। सर, इसको लेके ही मेरे को एक सवाल पूछना है। वन साइड आप देखेंगे तो जैसे सर ने कहा कि 2 मिनिस्टर्स जेल में है, काफ़ी सारे एनसीपी या शिवसेना के नेताओं के ऊपर ईडी की या सीबीआई की रेड आती जा रही है और उनको किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे कि अभी जो विपक्ष नेता ने सदन में कहा था कि हमको फ्रेम करने की या टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, जब ये सरकार बनी गई थी तो जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स नॉर्मली ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार आने के बाद, बदलने के बाद, जो इसमें हुआ नहीं है। तो अभी ऐसा एक सिचुएशन हुआ है, ऐसा आपको लगता है कि ये आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ये डर रहे हैं सेंट्रल एजेंसियों को, बीजेपी के दबाव में आ रहे हैं और ये बीच का सरकार हर जगह एम्बेरसमेंट हो रही है, फंसती जा रही है, ऐसा आपको लगता है सर? देखो, ये जुमलेबाज जो बीजेपी है उनके लिए कोरोना फ़ायदे का रहा है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो जुमलेबाज बीजेपी को फिर ये आईपीएस आईएएस अधिकारी बराबर समझा देते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन, जनता अपने घर में, सरकारें अपने घर में, और बांध दिया पट्टी सबके मुंह में। आपने उतारा ही नहीं अभी तक। तो जो खेल कोरोना के लॉकडाउन के बाद पूरे देश में गए 2-2.5 साल चला, अब अगर कोरोना आना नहीं चाहिए, अगर 1 साल 2 साल अगर ये ऐसे ही अच्छा रहा क्लाइमेट विदाउट कोरोना, तो जो भी उन लोगों ने ये समय जो भी खेल खेले हैं उसके परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि आईएएस आईपीएस को एक प्रेशर या दबाव तंत्र बनाए? परम सिंह के घटना में आपने देखा होगा कि वाजे प्रकरण को सामने लाकर अंबानी के घर के बाजू में जिलेटिंग लाके खड़ी करके देना, सब एक खेल बड़ा वहाँ पे हुआ। और उसका एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया और स्क्रिप्ट के आधार पर
पूरी राजनीति की उसका ग्राउंड बनाया गया। और उसके बाद मैंने पहला स्टेटमेंट मेरा था कि परमवीर सिंह को पहले अरेस्ट करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट मेरा था कि अगर मैं सरकार रहता तो पहले परमवीर सिंह को ही अरेस्ट करता। हमारे मुंबई पुलिस को हमने ज़्यादा अधिकार देखे रखे। देश के कोई भी स्टेट में आप जाओगे तो पूरे राज्य के लिए पुलिस कानून समान होता है। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है कि मुंबई पुलिस कानून अलग है हमारा, उसको एक अलग हमने डीजीपी से भी ज़्यादा उसको पावर दिया है। अब वो सीपी के ऑफिस से, मुंबई कमिश्नर ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज गायब होते हैं। तो मेन एक्यूज कौन था तो ये तो पता तो उसी में चलता है। अब वो 100 करोड़ रुपए अगर ये मंत्री को दे रहा है तो भाई 100 करोड़ तेरे पास कहाँ से आया है? पहली बात तो हमारा कानून ऐसा बोलता है कि हमने एलिगेशन तो लगा दिया, एलिगेशन लगाने के बाद में तुम्हें प्रूव करना है कि मैं 100 करोड़ कहाँ से ला रहा था, मंत्री को नहीं करना था। अब वो उल्टा हो गया कि जो आदमी उसमें है ही नहीं उसको जवाब देना पड़ रहा है कि मैं 100 करोड़ कहाँ से मुझे कहाँ से दिया। परमवीर सिंह को नहीं पूछा गया। और सीसीटीवी फुटेज गायब होने का रीज़न क्या है? तो मेरा एक्यूज वही था। ठीक है, जो हुआ मोहन देरकर के प्रकरण में हुआ। अब अभी तुम ये सवाल करोगे कि वो तुम अब एनसीपी को तुम्हारा ही निशाना जा रहा है क्या? मेरा वो नहीं कहना है कि सरकार बनकर और अपोजिशन जो भी है क्या हो रहा है, इससे महाराष्ट्र की बहुत बदनामी हो रही है। महाराष्ट्र एक स्टेट ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को देखने का तरीका लोगों का पूरे देश में अलग है। कि महाराष्ट्र एक वेल कल्चर्ड पॉलिटिक्स ऐसा पूरे देश में एक समझ महाराष्ट्र के बारे में था। मैं जब दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की देश की पूरी राजनीति का मुखिया मूड तो वही है संसद, तो महाराष्ट्र को वहाँ से मैं या देश की हमारे बाकी सांसदों के मैं आंखों से देखता था। लेकिन अब महाराष्ट्र इतना बदनाम करने का काम जो बीजेपी ने किया है, तो महाराष्ट्र अभी पॉलिटिक्स का पूरा गंदा खेल महाराष्ट्र में चलता है। इस तरह का मैसेज पूरे देश में बीजेपी के माध्यम से पहुंचा गया है। यह हमारे लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए तकलीफदायक है। आपको लगता है कि सरकार की भी छवि खराब हो रही है या केवल प्रदेश की छवि खराब हो रही है? इसको कैसे बिल्कुल। differentiate आखिरी सरकार पे जो झूठ एलिगेशन, जैसे आपने देखा होगा कि 120 घंटे का पेन ड्राइव फुटेजेस उसमें जोड़ के दिया गया है। अब उसमें तथ्य क्या है उसका बारे में नहीं ना, लेकिन असेंबली में उसने इशू रखा है कि महाराष्ट्र में क्या राजनीति चल रही है, किसको मरवाने की, किसी को अंदर डालने की। आपको लगता है कि सरकार की भी छवि इससे खराब हो रही है जनता के बीच में? सरकार की भी प्रतिमा खराब हो रही है, प्रशासन की भी हो रही है और महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। इससे आपको सर नुकसान नहीं होगा इलेक्शंस में? देखो, हम वास्तविकता जनता के सामने रखेंगे और वास्तविकता जनता को एक बार अगर समझ गई तो जो इस तरह से राज्य को बदनाम करने की व्यवस्था कर रहे हैं उसी को तकलीफ होगी। लेकिन वही अगर सरकार की भी छवि खराब हुई फिर तो दिक्कत भी होगी ना सर? बिल्कुल था, फिर राज्य सरकार जवाब देगी उसमें। मुख्यमंत्री खुद अब बोलेंगे। जब मुख्यमंत्री बोलेंगे तो राज्य की जनता को और महाराष्ट्र का क्या नुकसान हुआ वो भी मुख्यमंत्री अपने जवाब में बात करेंगे। एक प्रश्न और है, ये हर चीज का डॉक्यूमेंट आप देखते हैं देवेंद्र फडणवीस आपके पास पहले रहता है। I mean, doesn't it paint a very bad picture? और आपको असेंबली में फिर पता चलता है कि अरे ये तो इनके पास ये भी है। मतलब सरकार को पता होने के पहले वहाँ पे वो सामने प्रेजेंट करते हैं। ये किसी और स्टेट में ऑपोजिशन। मेरा ये कहना है कि जब अंबानी के घर के सामने जिलेटिन उनके पोर्च में रखा गया ऐसा वो बता रहे थे। मैंने कहा था वो स्क्रिप्ट था। अंबानी जी के घर के सामने, घर के पोर्च में नहीं था या उनके बिल्डिंग के नीचे नहीं था, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे था जिलेटिन। वो जिलेटिन न फूटने वाली थी, फूटने वाली नहीं थी, वो उससे कोई नहीं होने वाला। लेकिन उसने ऐसा दिखा दिया कि वो जिलेटिन से अंबानी की टावर ही उड़ाने वाला था, बना दिया स्क्रिप्ट। और वो आई कहाँ से थी? नागपुर से आई थी। वहाँ पर अपने कश्मीर में जो स्फोट हुए थे, यहाँ पर पुलवामा में,
वो भी वहाँ की थी, नागपुर से। अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। हमने भी बार बार कहा कि ये जिलेटिन नागपुर से तो किसके पास से आई, कैसे आई, किसने बेचा, किसने लाया, वो रिपोर्ट में पीछे गिर गया मामला। अब जो ये काम करता है बारूद का, उसने वो किसके संबंधित है उसके बारे में तो मैं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन केस टेक ओवर कर लिया नए केस लेके भाग गए। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि पुलवामा की घटना में आया हुआ बारूद और हमारे बम्बई में आने वाला बारूद वो नागपुर से आया था। तो फिर ये सब मामले की जांच होना चाहिए ना। अब ये दबाव तंत्र की राजनीति जो है, झूठ को सही बताने का और इस तरह की राज्य की बदनामी जो बार बार की जा रही है, ये हमारे लिए, राज्य के लिए, और मैंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र की तरफ देखने का तरीका बहुत अच्छा पूरे देश की जनता का है, लेकिन इस तरह के झूठ आरोप लगाकर वस्तुस्थिति को छुपा कर रखने की जो साजिश जो बीजेपी के माध्यम से महाराष्ट्र में हो रही है, ये राज्य के लिए घातक है। सर इसी को लेके थोड़ा पूछना है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये बदनामी का राजकारण कर रहे हैं, महाराष्ट्र को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो महाविकास आघाड़ी में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि बीजेपी को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि कुछ मैंने अभी कहा ना, मैं मुख्यमंत्री जवाब देंगे अभी ये सब सवाल का। जिस तरह से खेल खेला गया था ये सेशन में, उसका पूरा जवाब मुख्यमंत्री खुद देंगे। सर दो क्वेश्चन सर एक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें बीजेपी इज सेइंग कि सब पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्यों वी नीड पॉलिटिक्स, व्हाई शुड मिनिस्टर डिसाइड हु विल बी द वीसी। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री ने इनके बारे में कुछ बोला नहीं है अभी फिलहाल, जस्ट बीजेपी और शिवसेना के बीच में इसके बारे में डिस्कशन। देखो, इसमें कोई पॉलिटिकल सोच सरकार की नहीं है। जब फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में थी, आप पूरे वीसी का रिकॉर्ड मंगा लो, जो फडणवीस सरकार के समय में जो वीसी डिप्यूट किए गए थे, उनका किससे नाता था, उनका क्वालिफिकेशन था कि नहीं था। एक बार आप अगर वो थोड़ा रिपोर्ट मंगा लिया ना, तो आपको वास्तविकता समझेंगे कि बीजेपी एजुकेशन में कैसे पॉलिटिकल व्यवस्था निर्माण करना चाहती है, कौन सी मानसिकता एजुकेशन उसमें डालना चाहती है, वो आपको समझेगा। नहीं, मेरा बात समझ लो ना, हम जो कानून में सुधार ला रहे हैं, क्योंकि कल हमने वीसी, क्योंकि इनका चीफ होता है गवर्नर, हमने तुम्हारा नाम भेज दिया, तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हारा नाम भेज दिया, वो करेगा कि नहीं करेगा उसका गारंटी नहीं ना। भाजपाल आदमी है, राज्यपाल नहीं ना। तो आखिरी राज्य का एजुकेशन कैसा रहे, हमारे आने वाली जनरेशन को हमें एजुकेशन कैसा देना है, ये सरकार सोचेगी ना। गवर्नर की सोच अगर गलत है, भाजपाल है, तो ये सोचने पे गवर्नमेंट को बाध्य किया, इसलिए कानून में सुधार लाया। हमने, हमारी सोच साफ है, हम नहीं चाहते। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो फडणवीस सरकार के समय में जितने भी वीसी बनाए गए थे वो क्वालिफाइड थे क्या, बस इतना ही आपने ढूंढ लो, और किससे संबंध था क्या नहीं था मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बट सर जनरली वी हैव सीन कि वीसीज जो आते हैं वो जनरली वो स्टेट के गवर्नमेंट के हिसाब से ही डिसीजन। ना, वही तो प्रॉब्लम आ गया है। सादा स्पीकर, इधर सुनो ना बहन, सिंपल है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में स्पीकर बने ही नहीं, वैसे अगर सोच बनाने वाले भाजपा लोगे तो क्या कर लोगे। विधानसभा 1 साल से नहीं हुई, अध्यक्ष नहीं बना, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। तो ना वो उनके पास गवर्नमेंट बार बार दे रही है, कैबिनेट का डिसीजन भेजा, मुख्यमंत्री ने खत लिखा, मुख्यमंत्री के खत पे बॉल कर दिया कि मुख्यमंत्री ने खत कैसे लिखना चाहिए, मेरा भी गवर्नर हूँ मैं, मेरा अपमान किया कर दिया है। अब क्या बोले, अभी तो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ पार्लियामेंट में थे, वो 16वीं पार्लियामेंट में वो भी थे मेरे साथ, तो मेरी बड़ी यारी है उनके साथ।
कौन सा अपना ये बीमे करेगा। हाँ तभी शरद पवार जी ने कहा था कि हम एसआईटी बिठा के देखेंगे कि इसमें कुछ होगा नहीं होगा, बट आई डोंट नहीं, एक बार गवर्नमेंट ने एनआई को अगर एक केस को सौंप दिया है तो राज्य में एसआईटी अलग से नहीं बिठा सकती। अंधेरे में सरकार गिरने के बाद पहला अगर उन्हें अगर अपना बचाव किया है तो भीमा कोरेगांव का प्रकरण को सीधा डायरेक्ट एनआई को भेज दिया। हमारा अगले हफ्ते में मेरी लक्ष्यवती आएंगी उस पेपर भीमा कोरेगांव में। उस दिन भी हमने कानून व्यवस्था पे बोला। आखिरी वो घटना सरकार के माध्यम से बनाई गई थी उस समय में, वो निष्कर्ष आ गया है, लेकिन उसको छुपाने के लिए और उसका उद्रेक बाद में होगा इसलिए उसने एनआई को प्रकरण को ही ट्रांसफ़र कर दिया। अब एनआई सब चीज़ें एनआई को दी जाती है। वो राजपूत का प्रकरण चलाया और एनआई को लेके चले गए, सुशांत सिंह राजपूत का सभी आ गए उसमें, सीबीआई सभी है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। पुलवामा का जब भी मैंने इशू निकाला, पुलवामा का भी उन्हीं के पास दिया। क्या इतने साल लगते हैं? इतने साल लगते हैं? 2019 का अभी हम लोग 22 में आ गए, इतना दिन लगता है एनआई को। और पुलवामा में हमारे इतने फौजी वहाँ शहीद हुए, उसका रिपोर्ट आने को इतना समय लगता है। तो सभी चीज़ें एनआई को भेज दिया। अभी वही बोल रहा है कि सीबीआई को भेज दो। अभी ये कौन सा फ़ोन टैपिंग, नहीं अभी वो उसने एक मांग की है ना, वो उसकी 125 घंटे वाला 125 घंटे अब सब सीबीआई को दो, सबको एनआई को दो, तो क्या चलेगा। सर एक और सवाल, ये जो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में तब 2008 मालेगांव इंसिडेंट हुआ था जिसका भी ट्रायल चल रहा है, तो काफ़ी विटनेसेस आके कह रहे हैं कि हमें आरएसएस के मेंबर्स का नाम ले लिया था और एटीएस के इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिसाइज किया था एटीएस इन्वेस्टिगेशन में। तो राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे ताकि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर सके। तो अभी तक कुछ इंटरवेंशन हुआ नहीं है, और आपका क्या कहना है इस बात पे कि पॉलिटिसाइज करके इन लोगों को अक्यूज बनाया? अभी ये पुरोहित के बारे में जो कोई कोर्ट ने कहा है, और पुरोहित किसके साथ मिलता है, किसके पार्टी में रहता है, तो अभी देखते ना। तो हम किसी का संबंध है कि नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने उसके ऊपर स्ट्रक्चर पास कर चुका है पुरोहित के मैटर में। पर आखिरी ये घटना के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि एक प्रकरण कोर्ट में है अभी, लेकिन जो हाल ही में जो घटना पुरोहित की और बीजेपी के लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप देखा है, एक शादी में वो उनको पता है, इसलिए मैंने कहा मैं इस पे सर एक लास्ट प्रश्न मैं पूछता हूँ। ये ओबीसी रिजर्वेशन को चल के बहुत सारा बवाल हुआ है। सीएम ने लास्ट ईयर 2 मीटिंग सब ऑल पार्टी लीडर्स के साथ ली थी। अभी उस वक्त अभी जो इंटरिम रिपोर्ट रिजेक्ट किया है, लेकिन उस मीटिंग के दौरान आपने एक उनको फियर बताया था कि आइन मौके पे अगर ये लेजिस्लेशन हम 27% तक का बनाते हैं तो आइन मौके लास्ट इलेक्शन के पहले इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा और फिर विदाउट बीएमसी विदाउट ओबीसी कोटा शायद से इलेक्शन हो सकते हैं। तो आप क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ है या क्या गलत हुआ है जिसको आपने उस वक्त प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी? देखो, बीजेपी समान नागरिक कानून के माध्यम से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है, वो तो उनकी स्पष्ट भूमिका है। और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर कर पहले छेद लगा और बाद में शेड्यूल ट्राइब का भी आरक्षण निकालो, वो उनकी कोशिश है। 2017 में महाराष्ट्र में जब नागपुर जिला परिषद का चुनाव आया था, तब फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में थी। उन्हें एक परिपत्रक के आधार पर 2 साल उस बॉडी को कंटिन्यू रखा। 73वीं घटना दुरुस्ती के बाद, 73 अमेंडमेंट के बाद हमें वो बॉडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें उसको डिसॉल्व करके वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ता है। लेकिन महाशय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको कंटिन्यू रखा और उसी समय में कई लोग कोर्ट में चले गए कि भाई हमें भी, हमारी भी जिला परिषद में हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी कंटिन्यू करो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मार्च में एक डिसीजन दिया, और जब तक इसका पूरा डाटा ओबीसी का नहीं मिलेगा तब तक हमें उसको आरक्षण एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और फिर कुछ जगह इलेक्शन हुए थे तो उनको बाई इलेक्शन भी करना पड़ा। और बीजेपी चाहती कि कोई भी हालत में एक असंतोष बना रहे
सामाजिक असंतोष बना रहे हैं। हमें एक लेसन था बचपन में, आप लोगों के इसमें नहीं गया होगा, हमारा था कि खरगोश पेड़ के नीचे से जा रहा था और उसके ऊपर पेड़ का पत्ता गिरता है और वो बादल गिर रहा है, बादल गिर रहा है, ऐसा भागते छूटता है तो उसमें कांटे गड़ गड़ कर उसका खून निकलना शुरू होता है, आखिर पूरा खून शरीर से निकल के जाता है तो फिर मर जाता है। वही हालत बीजेपी वो टेक्निक यूज़ करती है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करके लोगों को उसी इशू को, मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये इशू को लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। वही इसका एक ये है सोच है उनकी बीजेपी की कि ओबीसी का आरक्षण में भी ऐसे प्रॉब्लम करके रखो, लोगों को आरक्षण के पीछे दौड़ने दो और मूल इशू को, फिर बेरोजगारी हमारे लिए आज का सबसे बड़ा जो इशू हमारे साथ है, हमारे देश की जो हमारी युवा ताकत जो है उनको बेरोजगार जो बनाने का काम सोच समझकर केंद्रीय सरकार कर रही है, वो हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। अगर हमारा युवा बड़े पैमाने में अगर बेरोजगार बना रहे तो उसलिए देश में बहुत बुरे परिणाम अपने को देखने मिलेंगे। हमारी युवा ताकत हमारे देश की धरोहर है, उसको संभालना हमारा सबका दायित्व बनता है। और आज जो पब्लिक पीयूसी जो बेची जा रही है उसके परिणाम, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ या रोज़गार, बिजनेस जो खड़े करने, सिर्फ नौकरियाँ नहीं, या उस पीयूसी के माध्यम से आजू बाजू में हमें रोज़गार भी खड़े कर सकते हैं हम लोग, यानी बिजनेस खड़े कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेटीकरण हो गया, उसका सब खासगीकरण हो गया तो उसके परिणाम तो सब भुगतने ही पड़ेंगे। मैं इसलिए केंद्रीय व्यवस्था के ऊपर मेरा एलिगेशन है कि ये सभी बड़े बड़े पीयूसीज है, रेलवे हमारी बड़ी पीयूसी है, बैंक हमारी LIC है, हमारा भेल है, बहुत सारी ऐसी पीयूसीज है कि उसमें लाखों करोड़ों युवाओं को हम लोग जॉब दे सकते हैं। अब वही सब बेच दोगे तो फिर क्या होगा? तो ये सब परिणाम को हमको जब जाना पड़ेगा तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहेगा और इसलिए युवा ताकत संभालना हमारा सबका दायित्व जाता है और हमारी कोशिश वही रहेगी कि हमारी युवा ताकत को मुख्य धारा में बनाए रखना, यह हमारी कोशिश है। लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट है ना? अब मेट्रो में आ गए ना अपन। अब मेट्रो क्या होता है, मेट्रो हमारा पूना में एक चमत्कार हुआ, संडे में भी बच्चे स्कूल में गए थे। हाँ, बुलेट ट्रेन म्हणतात ते. बुलेट ट्रेन, तो हम लोग महाराष्ट्र में सिर्फ 33% एलोकेशन चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो इस पे आपका स्टैंड? दो चीज़ें है कि दोनों की लड़ाई में तीसरे ने नहीं पढ़ना चाहिए, एक पहला मुद्दा है। लेकिन हमने इसलिए पढ़ना है कि राहुल गांधी जी ने, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब किसान के ज़मीन से जो भी प्रकल्प हम बनाते हैं तो उसको 4 गुना उसको दाम मिलना चाहिए। मोदी सरकार आने के बाद उन्हें वो कानून को हटा दिया, निगोशिएशन के माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है, फिर इंडस्ट्रीज़ वाले लूटते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं लूटती है। हम चाहते कि किसान के ज़मीन का जो दाम है, जो कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में बना था, उसी कानून के आधार पर किसानों को पैसे मिलना चाहिए। आज ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन को हड़पने का काम आदिवासी को, क्योंकि जो सूरत से बम्बई आने वाली जो बुलेट ट्रेन है, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट से उसमें बड़ा ये जाता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट ये हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और किसान जो आते हैं वो ट्राइबल आते हैं। क्या हमारा एक कानून हमने केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि आदिवासी को तुम्हें भूमि नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कानून है। नहीं तो कई लोगों के ऊपर अगर उनकी ज़मीन अगर कोई गैर आदिवासी ले तो उसके ऊपर गुन्हे दाखिल होते हैं, ज़मीन उसकी वापस की जाती है। तो क्या डेवलपमेंट के पीछे में ट्राइबल को उद्ध्वस्त करना चाहते हो?
क्या उसके ज़मीन का पैसा तुम देना नहीं चाहते हो? डेवलपमेंट अलग बात है, लेकिन जो लोग उसमें बाधित होते हैं उसको मदद करने की भूमिका उसमें नहीं है। इसलिए हमारी भूमिका कांग्रेस की इसमें है, हमने खुद प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि भाई ये पहले क्लियर करो ना, ये विषय पहले क्लियर करो। आपको ज़मीन देने के लिए तैयार है, वहाँ भी ज़मीन का झगड़ा है, ज़बरदस्ती करने जाएंगे तो नुकसान होगा। तो हमारी कोशिश है कि किसान को भी बर्बाद नहीं किया जाए, गरीब को भी बर्बाद ना किया जाए। बनाओ, बुलेट ट्रेन बनाओ। अभी नागपुर से मुंबई की बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद तक बुलेट ट्रेन बन रहा है, सब तरह बुलेट ट्रेन बनाओ, हमें कोई नहीं। लेकिन बुलेट ट्रेन में चढ़ने के लिए पैसे कैसे लोगों के पास आएंगे वो भी सलाह बताओ। ये हमारा कांग्रेस की भूमिका है।